तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में देखेंगे और डीएनए के बाद हम आरएनए की संरचना को देखते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद इसकी संरचना पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि डीएनए की खोज जो है कि फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक करते हैं, परंतु डीएनए में एक संरचना मॉडल होता है। संरचना मॉडल की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए का निर्माण कहाँ पर होता है, और जब डीएनए का निर्माण हम देख लेंगे तो इसकी जो है कि एक एक टुकड़े को बांट करके बारीक से देखेंगे कि इसका निर्माण जो है कि किस पद्धति के द्वारा और किसके मेल से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए एक द्विकुंडलीकार संरचना होती है, और डीएनए का निर्माण कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो है कई प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और उसके बाद फास्फेट्स के मिलने से होता है। और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर एवं 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन से होता है। इतना मैंने आप लोग को अभी बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको जो है कि इसकी संरचना मॉडल को हम लिख कर समझाएंगे, तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम जो है कि इसके बारे में शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक। तो डीएनए की खोज मैंने बताया कि डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर किए हैं, तथा डीएनए का मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एक अलग वैज्ञानिक है और क्रिक एक अलग वैज्ञानिक है। ये दोनों ने मिलकर के डीएनए का मॉडल जो है कि दिए हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए का निर्माण जो है कि कहाँ पर होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि डीएनए का निर्माण कोशिका के अंदर जो उसके मिड पॉइंट में, मतलब सेंटर में जो केंद्रक होता है वहीं से होता है। तो मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक। ये कोशिका का संरचना है, ये बीच में जो है कि इसका केंद्रक है। तो केंद्रक के में मैंने बताया था कि डीएनए और उसके बाद जो है कि आरएनए और गुणसूत्र, ये 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक ने। ये कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में ही डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। तो अब आइए कि इसकी संरचना को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो इसकी संरचना मॉडल को एक बार हम लोग जो है कि बारीक ढंग से देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ और किस प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होता है, किस प्रकार के अमीनो एसिड से मिलने से इसकी संरचना बनती है। तो फिर आप लोग सिर्फ देखते रहिए, एकदम मजा आने वाला है कि आज दिन के बाद जो है कि भूलिएगा नहीं कि डीएनए की संरचना कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि डीएनए का जो है कि सबसे छोटी यूनिट अगर जो पूछा जाए ना, तो डीएनए का सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो जीन होती है। डीएनए में ही जीन का वास होता है, ठीक। और जीन जो है कि 3 प्रकार का होता है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन। उसको हम आगे देखते हैं, पहले इसकी संरचना देख लीजिए आप। इतना आप लोग देख लीजिए। ये तो बेसिक सा बात है कि डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर, इसका जो है कि मॉडल जो है कि वाटसन एवं क्रिक दिए हैं। और इसका जो है कि डीएनए का जो है कि निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर जो कि केंद्रक होता है, केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में ही जो है कि डीएनए पाया जाता है, साथ में आरएनए भी होता है और गुणसूत्र भी होता है। तीनों चीज केंद्रक के अंदर होते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं इसकी संरचना, उसके बाद बताते हैं आप लोग को अच्छे से। देखिए, मैंने बताया था शुरू में ही कि डीएनए का निर्माण एक प्रकार का अमीनो अम्ल या फिर बोल लीजिए कि ये प्रोटीन है,
न्यूक्लियोटाइड्स उसके मिलने से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स नामक जो प्रोटीन होती है, तो डीएनए का निर्माण कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण अगर जो पूछ लिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो है कि न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट के मिलने से होता है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण कैसे बनता है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके बाद 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से होता है। और उसके बाद ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में भी इसी तरह की संरचना होती है, लेकिन उसमें जो है कि एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन तो होते हैं, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या बताया, डीएनए का निर्माण हम क्या बताएं कि कई एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स कई एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण मैंने बताया कि 2 प्रकार की चीजों से होता है, एक न्यूक्लियोसाइड्स और एक फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड्स ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, दोनों में अंतर है। न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट से होता है। और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण मैंने बताया कि डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों के मिलने से इसका निर्माण होता है। और ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार जो है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार है एडिनिन, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ग्वाइनिन जिसे जी से सूचित किया जाता है, साइटोसिन जिसे सी से सूचित किया जाता है, और थाइमिन जिसे टी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी संरचना इस तरह से होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैंने बताया कि डीएनए का निर्माण कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट के मिलने से होता है। और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, जिसकी संख्या 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से होता है। ये चारों नाइट्रोजनी क्षार का नाम मैंने लिखा, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पर देखिए हमेशा ये जो है कि एडिनिन जो है ये शुरू वाला लास्ट के साथ जुटता है। एडिनिन हमेशा जो है कि 3 का जोड़ा में प्रकट होगा थाइमिन के साथ। और ये ग्वाइनिन जो है वो हमेशा बनेगा साइटोसिन के साथ। जी जो है 3 के जोड़ा में प्रकट होगा सी के साथ। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि शुरू वाला लास्ट के साथ और बीच वाला दोनों एक साथ ऐड होकर के अपनी संरचना को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। उसके बाद जो है कि इसकी संरचना हम आगे बताते हैं और समझाते हैं। देखिए मैंने बताया कि इसकी संरचना जो होती है एडिनिन थाइमिन के साथ और ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ जो है कि 3 के जोड़ में मिल करके एक जो है कि कुंडलीकार संरचना बनाती है। और इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। मैंने कहा कि यहाँ एडिनिन जो होता है हमेशा थाइमिन के साथ जुटता है, मैंने ये बताया। और 3 के जोड़ा में जहां भी रहेगा वहां 3 के जोड़ा में रहेगा। एडिनिन कभी एडिनिन थाइमिन के साथ जुट गया, एडिनिन जो है हमेशा क्या बताएं थाइमिन, और साइटोसिन जो है
ग्वाइनिन के साथ जुटेगा। तो ये तीन तीन रहेगा, जहां भी एक जो मतलब कि इसका कुंडली है उसमें तीन प्रकट होगा, इसमें तीन कौन प्रकट हो जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन जो है हमेशा जो है कि ग्वाइनिन के साथ। और एक बार मान लीजिए कि साइटोसिन और ग्वाइनिन के साथ ही आ गया, इसमें जो है कि साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ हमेशा जुड़ जाएगा और एडिनिन जो है हमेशा जो है कि थाइमिन के साथ जुटेगा और एडेनिन जो है कि थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद साइटोसिन यहाँ भी जो है कि ग्वाइनिन के साथ जुड़ जाएगा, एडिनिन जो है कि थाइमिन के साथ जुड़ जाएगा और एडिनिन एक बार और मान लीजिए कि थाइमिन के साथ ही जुड़ गया। एडिनिन यहाँ पर भी थाइमिन के साथ जुड़ गया और उसके बाद जो है कि ग्वाइनिन जो है साइटोसिन के साथ जुट गया, फिर ग्वाइनिन जो है कि साइटोसिन के साथ। मतलब कि एक कमरे में तीन बार जुटेंगे और तीन बार जो है कि ये जो है कि एडिनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ हमेशा जुट करके इस तरह से डीएनए अपना संरचना बनाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं डीएनए के बारे में इसके आगे कि जीन क्या चीज होता है। एक बार जितना चीज हम बताए हैं एक बार और हम उसको थोड़ा सा समझाते हैं। मैंने बताया कि डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन इसकी जो है कि संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलीकार संरचना होती है। इसका निर्माण कई प्रकार के न्यूक्लियो टाइट्स के मिलने से होता है और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो है न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट के मिलने से होता है और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण डीऑक्सीराइबोस शुगर एवं 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार जो कि एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और थाइमिन है इससे होता है। एडेनिन हमेशा जो है कि थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ करके तीन तीन के जोड़े में प्रकट होता है, जो मैंने एक ये यहाँ पर बनाकर दिखाया। ये जो है कि एक विशेष कोड या सूचना का निर्माण ये कर रहे हैं और इस सूचना को जो है जीन पढ़ करके राइबोसोम तक वो जानकारी भेजता है और राइबोसोम उस सूचना के अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण करता है और वो मतलब कि उसी सूचना के अनुसार जिस प्रोटीन का निर्माण हुआ है वही बच्चे में गुण जो है कि प्रकट हो जाता है। तो मैंने बताया कि तीन तीन के जोड़ में प्रकट होकर के जो है कि जीन इस सूचना को कहाँ भेजेगा, राइबोसोम के पास। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने यह समझाया था कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए राइबोसोम को जो है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम जो है कि उस प्रकार की सूचना को पढ़ करके प्रोटीन निर्माण करेगा और वही प्रोटीन जो है कि गुणों का निर्धारण करता है और इसी प्रोटीन के कारण बच्चे में जो है कि माता पिता का गुण, वातावरण में होने वाले परिवर्तन से गुण या फिर किसी अलग प्रकार के गुण आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है कि जीन के बारे में देख लेते हैं। बस आप लोग देखिए, आपको डीएनए के बारे में समझ में आ गया होगा जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। उसके बाद देखिए कि जीन क्या चीज है। देखिए, इसको मिटाते हैं। जीन के बारे में देखिए, जीन। ठीक, जीन जो है, जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु इसको प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी में जो है कि प्रदर्शित करने का कार्य डॉक्टर हरिगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, डीएनए का कुछ ऐसा भी भाग होता है जिसमें जो है कि नाइट्रोजनी क्षार जो हम बताएं उस पर उपस्थित नहीं होता है। एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन और थाइमिन, इसमें तो मैंने संरचना जो बनाया था इस तरह से संरचना एक अभी बनाए थे ना, अभी कुछ देर पहले इस तरह से जो संरचना मैंने बनाया उसमें हमने बताया कि तीन के जोड़े में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए कि पूरा खाली है, तो जिसमें जो है कि जोड़ा प्रकट नहीं होता है उनको जो है कि बोला जाता है जंक डीएनए, और जिसमें जो है कि जोड़ा प्रकट होता है उसको सैटेलाइट या फिर रिपीटिक डीएनए के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जीन जो है कि 3 प्रकार का होता है। जीन जो है कि 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसमें भी बता देते हैं। एक होता है सिस्ट्रॉन, और एक होता है म्यूटॉन, एक होता है रिकॉन। ठीक, तो सिस्ट्रॉन में मैंने बताया
कि वे जीन जो माता पिता से सीधे संतानों में किसी परिवर्तन के बिना ही चले जाते हैं और माँ बाप जैसे गुणों का निर्माण करते हैं, वो सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो सिस्ट्रॉन गुण के कारण ही देखिएगा कि माता पिता वाला कुछ लक्षण जो है कि बच्चों में चले जाते हैं। तो बच्चा में जो माता पिता वाला लक्षण प्रकट होता है उसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो वो है ये सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन में आप बोलिएगा कि माता पिता वाला गुण आना, ठीक। उसके बाद न्यूटॉन में हम देखते हैं कि वे जीन जो वातावरण के कारण होने वाले उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन से नए प्रकार के बनते हैं, उन्हें म्यूटॉन जीन कहते हैं। तो वातावरण के कारण, जैसे कि आप देखिएगा कि वातावरण जैसा रहेगा संतान में भी उत्पत्ति, संतान की संरचना भी उसी प्रकार से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि परमाणु बम सबसे पहले जो है अमेरिका के द्वारा जो है कि हिरोशिमा पर गिराया गया, दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया। उसके 70 साल 60 साल के बाद 80 साल के बाद भी जो है कि वहाँ के बच्चे जो है कि कुछ अंग विकलांग उसके होते थे। किसी का आंख नहीं है तो किसी का कान नहीं है, किसी का जो है कि लीवर इन्फेक्शन है, तो किसी का कोई अंग और अपंग है। तो वहाँ पर वातावरण उस तरह का बन गया, कारण कि परमाणु बम जो है कि विस्फोट हुआ। तो परमाणु बम विस्फोट होने के दरमियान जो है कि वहाँ का क्लाइमेट जो था उसमें टेम्परेचर और भी बढ़ती गई और टेम्परेचर और रेडिएशन के कारण जो है कि उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ा। तो ये म्यूटॉन जीन जो है उस पर इफेक्ट डाला और उसके बाद वहाँ जो है कि बच्चों पर उसका प्रभाव देखा गया। आप देखते होंगे कि गर्म प्रदेश जैसे कि अफ्रीकन कंट्री देखते होंगे, अफ्रीकन कंट्री जो है कि साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया हो गया, जिबूती हो गई या फिर सोमालिया हो गया, इस तरह से जो हो के जनजाति वहाँ जो पाए जाते हैं या फिर लोग जो होते हैं वो देखिएगा कि काले काले होते हैं, कारण कि वहाँ का वातावरण जो है कि थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ हाई रहता है और हाई रहने के कारण जो है कि वातावरण के कारण म्यूटेंट जीन जो है वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाता है। ठंड प्रदेश चले जाइएगा तो वहाँ का बच्चे जो है कि गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है और यहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो क्लाइमेट अर्थात वातावरण के कारण जो है कि अचानक जीन के स्तर पर जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज एक साइंटिस्ट है, वही उत्परिवर्तनवाद अर्थात म्यूटेशन थ्योरी का जनक माने जाते हैं। तो वातावरण के कारण अचानक जीन के स्तर पर परिवर्तन से नए गुण का निर्धारण, इसमें इतना देखिए, ठीक। उसके बाद रिकॉन क्या चीज है, तो वे जीन जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होने वाली जीनों की अदला बदली अर्थात क्रॉसिंग आवर के द्वारा जो है कि नए प्रकार के बनते हैं। अर्थात जब जो है कि डीएनए और डीएनए के द्वारा जीन का जो है कि अदला बदली होते रहता है, जैसे कि एडेनिन हमेशा बताएं थाइमिन के साथ, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ जबकि अपने आप को चेंज करते रहते हैं, तो उसमें जो है कि कुछ परिवर्तन आते हैं और उसी से जो है कि माता पिता से अलग एक नए प्रकार के गुणों का निर्धारण होता है। उसके लिए जिम्मेदार जीन कौन है, रिकॉन है। तो इसमें बोल सकते हैं कि अदला बदली के कारण जीन के स्तर पर अदला बदली, क्रॉसिंग आवर इसको बोलते हैं, क्रॉसिंग आवर, अदला बदली के कारण नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जीन के बारे में हमें इतना ही देखना है, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम आरएनए की संरचना। तो आरएनए के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, एक बार इसको अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आरएनए के बारे में आपको बताते हैं। आरएनए एक कुंडली की संरचना होती है, डीएनए द्विकुंडली की संरचना थी। मैंने बताया था कि डीएनए एक द्विकुंडलीकार संरचना है, परंतु आरएनए जो है कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, एक ही कुंडली की संरचना होती है। इसकी भी संरचना मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक
वाटसन एवं क्रिक डीएनए की संरचना मॉडल भी और आरएनए की संरचना मॉडल भी वाटसन एवं क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिए। ठीक है, आरएनए का निर्माण भी कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर होता है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में जो है कि न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट जस्ट फॉर डीएनए की तरह ही पाया जाता है और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स जो है कि राइबोस शुगर और इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और वहां पर थाइमिन था और थाइमिन के जगह पर यहाँ जो है कि यूरेसिल आ जाएगा। एक यूरेसिल जो है कि नए प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार इसमें जो है जुट जाता है। तो 4 प्रकार के एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मजा आ रहा है ना, बस देखते चलिए आप लोग। ठीक, मिटाते हैं। आरएनए ठीक, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यह सब जो है डीएनए और आरएनए है एक प्रकार का क्षार एसिड, सॉरी एसिड मतलब अम्ल है। ठीक है, अब जो देख इसकी संरचना मैंने बताया, इसकी संरचना मॉडल भी वाटसन एवं क्रिक, इसकी संरचना मॉडल की बात किया जाए, संरचना मॉडल एक कुंडलीकार होती है, एक कुंडलीकार होती है। इसकी संरचना मॉडल की खोज जो है कि कौन किया था, इसकी भी जो है कि वाटसन, जेम्स वाटसन एवं क्रिक, डीएनए और आरएनए दोनों का एक ही व्यक्ति है, वाटसन एवं क्रिक ने दिए हैं। ठीक है, इसकी एक कुंडली की संरचना होती है, इसका भी वाटसन एवं क्रिक जो है कि खोज करते हैं। ठीक, इसमें जो है कि आरएनए में एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरोसिल 3-3 के जोड़े में प्रकट होकर किसी विशेष सूचना को दर्शाते हैं जिन्हें कोडोन कहा जाता है। आगे देखिए, आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए आरएनए की संरचना, बस ये ऐसे ही है। अब देखिए मेन रूप से समझना, आरएनए जो है कि कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो है कि वही आरएनए वाला एकदम है, न्यूक्लियोसाइड्स और मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोसाइड्स और राइबोस शुगर जो है कि न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट से होता है। न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण जो है कि राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर और 4 प्रकार के जो है कि नाइट्रोजनी क्षार, ये चारों नाइट्रोजनी क्षार जो है कि हम क्या बताएं कि एक है एडिनिन, एक है ग्वाइनिन, एक है साइटोसिन, एक यूरेसेल या यूरेसिल। इसको जो है कि ए से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, इसे यू से डिनोट करते हैं। डीएनए में मैंने बताया था 4 नाइट्रोजनी क्षार, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन, लेकिन इसमें एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। और इसमें भी जो है कि एडिनिन हमेशा यूरेसिल के साथ जुड़ेगा, एडिनिन जो है कि 3 के जोड़े में प्रकट होकर यूरेसिल के साथ, और ग्वाइनिन जो है कि हमेशा साइटोसिन के साथ जुटेगा। उसमें मैंने बताया था कि एडिनिन हमेशा जो है कि थाइमिन के साथ और ग्वाइनिन साइटोसिन, लेकिन इसमें जो है कि शुरू वाला लास्ट यूरेसिल है और इसमें जोड़ होगा। अब देखिए इसका जो है कि संरचना बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से डीएनए का था। तो देख लीजिए आप लोग, इसको जो है कि स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम जल्दी से बताते हैं। ठीक, अब देखिए
इसमें भी बस वही वाला संरचना है भाई। एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, इसमें भी साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ जाएगा। इसमें एडेनिन यूरेसिल के साथ जोड़ दीजिए, एडेनिन जो है कि यूरेसिल के साथ एक बार और जोड़ दीजिए, साइटोसिन जो है कि ग्वानिन के साथ जोड़ दीजिए, साइटोसिन जो है कि ग्वानिन के साथ जोड़ दीजिए। ए जो है यू के साथ, ए जो है यू के साथ, ए जो है यू के साथ, उसके बाद सी जो है जी के साथ, सी जो है जी के साथ। इसकी संरचना तीन तीन के जोड़े में यहाँ भी प्रकट होती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि आरएनए जो है तीन प्रकार की होती है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का। एक होता है एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, एक होता है आरआरएनए जिसको कि राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, एक होता है टीआरएनए जिसे कि ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। एमआरएनए जो है कि उसका कार्य क्या होता है? तो डीएनए से जो सूचना प्राप्त होती है ना, हम क्या बताएं कि डीएनए सूचना प्रोसेस कहाँ करता है? राइबोसोम के पास, और राइबोसोम जो है कि उसी सूचना के अनुसार जो है प्रोटीन की निर्माण करती है। तो यहाँ पर एमआरएनए का कार्य है कि डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक पहुंचा देगा, मैसेंजर का काम करेगा। इसका नाम ही है शॉर्ट नेम एमआरएनए, फुल नेम मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर जो है कि मैसेज अर्थात सूचना को, डीएनए की सूचना को जो है कि राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य एमआरएनए करता है। उसके बाद आरआरएनए जो है कि राइबोसोमल आरएनए जिसको बोला जाता है, वो जो है कि उस अनुसार मतलब राइबोसोम के सूचना के अनुसार प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। ये जो है कि जिस प्रकार की सूचना मिला है ना, उसी अनुसार जो है कि प्रोटीन निर्माण में सहायता कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। और इसीलिए इसको जो है कि आरआरएनए को कोशिका का ठेकेदार बोला जाता है। उसके बाद लास्ट में होता है टीआरएनए, मतलब कि ट्रांसफर आरएनए का कार्य है कि प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल, प्रोटीन निर्माण करने के लिए जो है कि कई प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? तो टीआरएनए करता है। इसलिए इसको जो है कि कोशिका का श्रमिक कहा जाता है। कोशिका का श्रमिक टीआरएनए और कोशिका का ठेकेदार आरआरएनए। तो यहाँ पर देख लीजिए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए जो है कि तीन प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था क्या? एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, मैसेंजर आरएनए। एक मैंने बताया आरआरएनए स्मॉल होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ठीक, उसके बाद एक मैंने बताया टीआरएनए, इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है, ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। ये जो है कि क्या हम बताएं, इसमें बताएं कि इसका जो है कि एमआरएनए का कार्य डीएनए से जो सूचना प्राप्त होता है उसको जो है राइबोसोम तक पहुंचाना। सूचना को, इसको लिख सकते हैं, सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाना। ठीक, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए का कार्य जो होता है, ये जिस प्रकार की सूचना मिली है उसमें जो है कि राइबोसोम को उस सूचना के अनुसार मतलब कि गुण बनाने में मदद करना। तो इसको बोल सकते हैं राइबोसोम की सूचना के अनुसार प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। इसलिए इसे जो है कि क्या बोला जाता है? आरआरएनए को जो है कि बोला जाता है, एक पॉइंट ये है, और आरआरएनए को भी बोला जाता है, आरआरएनए को बोला जाता है कोशिका का ठेकेदार। कोशिका का ठेकेदार इसको बोला जाता है, कोशिका का ठेकेदार, कोशिका का ठेकेदार। उसके बाद टीआरएनए का हम बताएं कि टीआरएनए जो है कि अम्लों को राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है। अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। इसलिए इससे जो है कि कोशिका का
कोशिका का श्रमिक कहा जाता है, कोशिका का श्रमिक, श्रमिक या मजदूर, कोशिका का श्रमिक या मजदूर इसे कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं और ध्यान से एकदम सुनिए क्या बताएंगे। इसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे आइए। आगे कुछ मजेदार बातें बताते हैं, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए, प्रतिदिन वीडियो देखते जाइए, मजा आ जाएगा। एक एक फैक्ट आप लोगों को क्लियर होगा, बस सिर्फ देखते जाइए। देखिए, एक प्रक्रिया हम आप लोग को समझाते हैं कि डीएनए पर लिखी हुई सूचना को एमआरएनए के द्वारा, डीएनए पर जो सूचना लिखा हुआ है, सूचना को एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाना और राइबोसोम द्वारा उस सूचना के अनुसार प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो वाला ट्रांसलेशन नहीं जिसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी होता है, ये दूसरा ट्रांसलेशन है। तो डीएनए पर लिखी हुई जो सूचना होती है, उस सूचना को एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाना और राइबोसोम द्वारा उस सूचना के अनुसार प्रोटीन का जो निर्माण का प्रक्रिया होता है, जैसे हम क्या बताएं कि डीएनए के द्वारा जो है कि डीएनए पर जो सूचना लिखा हुआ होता है, उस सूचना के अनुसार एमआरएनए के द्वारा राइबोसोम तक उस सूचना को प्रोसेस करना। तो डीएनए पर लिखी हुई सूचना को एमआरएनए द्वारा डीएनए पर लिखी हुई सूचना को एमआरएनए द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो वाला ट्रांसलेशन नहीं है, ये दूसरा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद देखिए, आगे देखते जाइए, सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है। ट्रांसलेशन के लिए डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद एमआरएनए राइबोसोम तक इसकी सूचना को पहुंचाता है। उसके बाद एमआरएनए से ही जो है कि आरआरएनए का निर्माण होता है और आरआरएनए से ही टीआरएनए का निर्माण होता है और टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस रासायनिक क्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। देखिए, हम बता रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से ही आरआरएनए का निर्माण होता है। बस देखते जाइए। और आरएनए से ही टीआरएन का निर्माण होता है और टीआरएनए के द्वारा जो है कि अमीनो अम्ल से जो है कि प्रोटीन का निर्माण, अमीनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन। और इस प्रक्रिया को जो है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। बस इतना चीज याद रखिए कि एक दूसरे से सब चीज रिलेट है। सबसे पहले डीएनए आएगा, डीएनए एमआरएनए के द्वारा जो है कि सूचना प्राप्त करेगा और एमआरएनए से ही आरआरएनए निर्मित होगा और आरएनए से ही टीआरएनए का निर्माण और टीआरएनए जो है कि अमीनो अम्ल से सूचना प्राप्त करके प्रोटीन का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को जो है कि सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को ही जो है कि सेंट्रल डोग्मा नाम दिया गया है। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिए कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अर्थात डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एक चीज ध्यान दीजिए कि डीएनए से डीएनए का बनना अथवा आरएनए से आरएनए का ही बनना डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाता है। तो उसको भी आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं।
देखिए मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए का बनना जो है कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। उसके बाद जो है कि आरएनए से डीएनए का बनना, ये एक दूसरे को बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। उसके बाद डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, आरएनए से आरएनए भी बन सकता है, और आरएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए, मतलब किसी से कोनो भी चीज बन सकती है। या फिर आरएनए से आरएनए ही बन रहा है, इसको जो है कि रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन या डुप्लीकेशन, यहाँ भी रिप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन कहलाएगा। ये चीज क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से मतलब उल्टा बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या फिर एक ही चीज से एक ही चीज बनना रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, या फिर आरएनए से आरएनए बनना रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। यहाँ पर आप लोग जो है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, हम एक चीज और बताते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं इस सेशन को। देख लिए, ठीक। मजा आ रहा है ना, बस देखते जाइए। देखिए नाइट्रोजनी क्षार हम बताएं डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में बताएं कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अर्थात नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या अगर जो कोई पूछ दे आपसे कि कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार जो है कि टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजनी क्षार जो है कि 5 प्रकार का होता है। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, शुरू वाला जिसको प्यूरिन समूह बोला जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो है कि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो है पिरीइडीन समूह इसको बोला जाता है, प्यूरिन और पिरीइडीन। तो देखिए एक टोटल इसकी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, 5 है। तो 5 है तो कौन कौन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल या यूरेसिल। ठीक। और इन दोनों को एडेनिन और ग्वानिन को जो है कि प्यूरिन समूह में रखा गया है, और ये तीनों को जो है कि पिरीइडीन समूह में, पिरीइडीन समूह में रखा गया है। बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या टोटल जो है कि 5 होती है। पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ठीक। उसके बाद ये दोनों फर्स्ट वाले के प्यूरिन समूह और पिरीइडीन समूह, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ठीक। तो आज मैंने क्या बताया, डीएनए की पूरा संरचना आप लोग को सामने में रख करके अच्छे से समझाया, आरएनए के बारे में समझाया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप लोग जो है कि मेरा वीडियो देखा कीजिए, मज़ा आ जाएगा। हर एक टॉपिक लाजवाब, मज़ेदार, फाड़ू रहता है, तो बस देखिए। ठीक है, इसके साथ ही इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आएंगे। थैंक यू।